नहीं नहीं बंदे इससे कर थोड़ा बंदे खावा हाँ जी नहीं गया दस में मुंह रखी चल वो नहीं को एक मिनट तक इधर कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर पर काफ़ी सतर्क है। इसमें हमारे लगातार बॉर्डर के इलाकों में सर्च ऑपरेशंस चलते रहते हैं। इसी सिलसिले के दौरान एक हमने जो सर्च ऑपरेशन जनरल इलाका मेंढर में देरा दबसी इलाके में लॉन्च किया हुआ था, उसमें हमें कुछ मशकूक सामान मिला, जो बाद में सर्च करने के बाद उसमें हमें कुछ एम्यूनिशन मिला, आर्म्स एम्यूनिशन मिला है, जिसमें हमारे पास एक AK है, एक मैगज़ीन है, 2 पिस्टल्स हैं, 2 मैगज़ीन हैं, और उनको हमने मौके पर सीज़ किया है। इसमें FI लगाकर फर्दर तफ्तीश इसमें हम कर रहे हैं। तो सर और पूछवासियों को किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे? आए दिन जो है आतंकवादी गतिविधियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, तो उस पर आप पूछवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूछवासियों से आप देखिए, हमारा जो इलाका है बिल्कुल शांत है, फोर्सेस पूरी अलर्ट है। कोई भी फोर्स, चाहे बॉर्डर पर आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, BSF है, वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। और मैं पूंछवासियों को पूरा एश्योर करता हूँ कि हम दुश्मन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा अमन मान रहेगा। लोगों से मेरी यही तवक्को आता है, मेरी यही उनसे अपनी दरख्वास्त है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सरकार का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। अपने आसपास कोई मशकूक चीज़ देखे तो हमें बताएं। सोशल मीडिया पर मैं एक बात करूंगा, सोशल मीडिया का कई लोग गाहे बगाहे, उनको पता नहीं चलता कि ये खबर कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है। हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है, उसका पालन करें। कोई चीज़ आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी वेरिसिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी सच्चाई को चेक करवा लें। हम इन फर्दर कोर्स ऑफ टाइम बाकी कुछ और कामों के लिए भी एडवाइजरी इशू करेंगे, जिसमें लोगों को अपने डेली रूटीन के काम में आसानी मिले। मगर जब हम चल पड़े, खाक के जरूर से पैदा रोशनी होने लगी। मैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कपवारा, जनाब डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर कश्मीर जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब और बाकी ऑफिसर साहिबान, खासकर हमारे किसान भाई, हमारे डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर कश्मीर की सरबराही में, उसकी यही कड़ी है कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और रूबरू लोगों से बिजली खिलाफ एजिटेशन दो थो अत प्रोटेस्ट कर ना करो रुपाल कर सब मैं तोर ना आज तक कह फिक्री रुमाल से क्या फायदे मैं आव क्या समझ चाहे समझ के अगर समझ ये ना जासी बात लगन इंसान लगन सोरे ओपन आसान कारोबार आर्टिस्ट तो हमेशा लगन पता यह नबरम अमिस जमींदार लगन पाई पे वटक सोजन दपान पत यूता कमिशन पत यूता पत यह आज ताम के डायरेक्शंस पर और उनके इंस्ट्रक्शंस पर हमने आज ये वालनट ग्रोवर्स के साथ यहाँ कपवारा में मीटिंग की। तो मीटिंग का मकसद ये था कि जो वालनट सेक्टर है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन ठीक ठाक होती है, तो इसको हम कैसे मोबिलाइज़ करेंगे और इनको मार्केटिंग या जो दूसरी फैसिलिटेशन देनी है, नया इनोवेशन, वो कैसे देंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो नई वैरायटीज़ हैं वालनट में, वो यहाँ डिमांड आई वो देने की। आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वालनट में स्पेशली बनाने की, ताकि हम यहाँ लोकली अच्छी वैरायटीज़ के वालनट प्लांट बनाएं। तो उसके अलावा जो हमारा डिहलिंग का होता है, मैकेनाइजेशन, उसमें हम 50% सपोर्ट देंगे ग्रोवर्स को, जो भी डिहलिंग मशीन लाएगा, और प्रोसेसिंग जो करेगा उसमें भी हम 50% सब्सिडी ज़रूर देंगे, ताकि हम चाहेंगे कि हम जो हमारा प्रोडक्ट निकले वो मैकेनाइजर निकले, वो वैक्यूम पैक नहीं निकले, ताकि वो ज़्यादा शेल्फ लाइफ उसकी बढ़े
और जो यहाँ मंडी का इशू है इसको भी हम कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। कुछ टाइम लगेगा, इसको एक हम नोट बनाएंगे, सरकार को भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रोसेसिंग जो करेगा उसमें भी हम 50% सब्सिडी ज़रूर देंगे, ताकि हम चाहेंगे कि हम जो हमारा प्रोडक्ट निकले वो मैकेनाइज्ड निकले, वो वैक्यूम पैक नहीं निकले, ताकि वो ज़्यादा शेल्फ लाइफ उसकी बढ़े। और जो यहाँ मंडी का इशू है इसको भी हम कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। कुछ टाइम लगेगा, इसको एक हम नोट बनाएंगे, सरकार को भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ के वालनट ग्रोवर को कैसे मिलेंगे। अभी हार्वेस्टिंग की भी प्रॉब्लम होती रहती है कि हमें जो यहाँ बड़े तनावर दरख्त होते हैं, हार्वेस्टिंग में अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे। सब चीज़ों पर फीडबैक लेंगे और भी दूसरे स्टेक होल्डर से मिल के कोशिश करेंगे इस वालनट सेक्टर को और इम्प्रूव करने की। और कुपवारा के लिए चाहेंगे कि वालनट सेक्टर एनकरेज भी हो जाए और ये जो रोज़गार का है एक बड़ा वसीला बने आने वाले टाइम में भी। कभी इग्नोर नहीं होगा कोई भी ड्राई फ्रूट। हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि हर एक ड्राई फ्रूट यहाँ एनकरेज हो जाए। अभी अगर कैलिफोर्निया का आ रहा है, छोटा मुल्क है, वहाँ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ यूटी में भी इंशाल्लाह बढ़ेगी। हर एक ड्राई फ्रूट पर कोशिश कर रहे हैं। हाई डेंसिटी स्कीम जो है वो न सिर्फ एप्पल के लिए है बल्कि वो वालनट के लिए भी है, आलमंड के लिए भी है। और हम ज़रूर एट द रेट ऑफ 90% वो प्लांट भी ग्रोवर्स तक पहुंचा देंगे जितना हमारे पास पॉसिबल होगा, चाहे हमने उत्तराखंड से लाना पड़े, चाहे हमें इटली से इंपोर्ट करना पड़े या अपना प्रोडक्शन करना में। इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले टाइम में इस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और न सिर्फ एप्पल बल्कि दूसरी वैरायटीज़ के प्लांट भी हम ग्रोवर्स तक पहुंचा देंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, अगर ऐसी मौसम रहा तो कब जो पेस्टिसाइड की बात करेंगे या दवा जो स्प्रे तो कब से स्टार्ट करेंगे? पेस्टिसाइड नॉर्मली जो हम फर्टिलिकेशन या दूसरे 15 मार्च से ही शुरू होता है, कहीं पहले भी होता है 5-10 दिन, लेकिन इस साल यही हमारा विगरस ये एक अपील भी है अपने ग्रोवर्स से कि जो भी पेस्टिसाइड लेना है उसकी सर्टिफिकेशन देखो कि वो उस चीज़ के लिए अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है। जो चीज़ हम उससे ले रहे हैं उसका बैच, उसका एक्सपायरी डेट, हर एक चीज़, और वो शेड्यूल में है कि नहीं है। अभी अगर हम कहेंगे ट्री स्प्रे ऑयल वही लें जिसको इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया का लाइसेंस हो, वही ख़रीदा जाए। और अपने हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर, अपने चीफ हार्टिकल्चर अफसर से मशवरा करें कि मुझे कौन सा पेस्टिसाइड और कौन सा फर्टिलाइज़र ठीक रहेगा। उससे डिपार्टमेंट उसको सही सहायता देगा और ये डीलर के शिकंजे में नहीं आएगा, उसके झांसे में नहीं आएगा। और अगर उसको कोई दवाई निकालना होता है वो कहता है ये कर लो, उसकी एडवाइस नहीं माननी है एडवाइस। वो डिपार्टमेंट क्या है, हमारी सोकास्ट के एक्सपर्ट भी डिस्ट्रिक्टों में बैठे हैं, उनसे हम सहायता ले सकते हैं। हमारा सुप्रे शेड्यूल भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा इनके पास, ग्रोवर्स के पास, उसका सहायता उसका सपोर्ट लेके वही करना चाहे जो सुप्रे शेड्यूल में हो। आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीमें हैं, लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। जिस तरीके कन्नै कश्मीर दा भी लोग मजबूर होए क्योंकि उत्थे ऐसे लोग जेडे देश विरोधी ताकत आईयां जिंदे हत्थ गन ही, बंदूक दे अग्गे ते कोई जिड्डा मर्जी दलेर है, बंदूक दे अग्गे ते कोई खड़ोई नहीं सकदा इन्ने हत्थ आदमी। तो मजबूरी कश्मीर दे लोकें की भी अपना घर, अपनी जमीन जायदाद छुड़िए आना पिया, और साढ़े जम्मू दे लोकें की भी अपनी जमीन जायदाद छुड़िए आना पिया। और मिगी नहीं लगदा हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा होना कि जरा शौकिया अपनी जमीन जायदाद छुड़िए दूसरी जगह बसता है। कोई दुनिया च ऐसा आदमी नहीं होना। वो हुआ ही सकता कि जेदे कोल बड़ा सरमाया ते एक मकान उत्थे भी बनादा, दूआ उत्थे बनादा, त्रीया जिल्ले मर्जी करे तो जाओ, वो हो सकता। लेकिन छुड़िए सब किश होना, मिगी नहीं लगता दुनिया च कोई ऐसा परिवार या ऐसा शख्स होना। लेकिन उस हालात के अंदर, उस मजबूरी के अंदर अगर जम्मू कश्मीर चा लोग माइग्रेट होए, उन्हें की सरकार की तरफे दा सरकारी नौकरियों के पैकेज होए, उन्हें सरकार की तरफे दा राशन मिलिया, उन्हें सरकार की तरफे दा फर्स्ट क्लास जड़े 5 मंजिला वधिया फ्लैट मिले। लेकिन जड़ा जम्मू वाला उस हालात उन्हें दिने गए, उन्हें सालें च है, उससे मजबूरी च अगर जम्मू का कोई साथी आया, हिंदू आया, मुसलमान आया या सिख आया, उस साथी की कुछ किस्म का कोई इंसाफ ना पिछली सरकार देइए राजी ही, ना अज दी सरकार देइए राजी है। अफसोस इस गल दा है। और जड़ी सरकार पावर च होंदी है ओदे खिलाफ अपोजिशन आदि के सरकार, अगर यह सरकार नहीं होती, सारी सरकार होती तो ऐसा इंसाफ देना, तो सारी सरकार बनी। हुण कोई पार्टी ऐसी नहीं रही कि जिहदी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं बनी और सारे दा इक हाल, कोई फर्क नहीं एक दूए च। उहदे बावजूद अज अगर साढ़े लोकें की अफसोस इस गल का कि इत्थे क्वार्टर में तकरीबन सारे क्वार्टर अस गए दे, क्वार्टर ठीक आख्या कि कुतै माड़ा या परमात्मा नहीं करे,
लेकिन जड़ा भुंचाल होंदा कोई बड़ा जिहा झड़का कोई साढ़े इलाके लगी है तो मिगी लगदा कि इत्थे हालात के बखरे होई जाने क्वार्टर एक भी लभना नहीं इत्थे और क्वार्टर नहीं होता आदमी कुत्थुआं लभी जाने अगर 84 लोकें दी अज इत्थे शनाख्त होदी है उनकी वेरीफिकेशन होदी है 84 परिवारें दी और उन्हें की कानून के दायरे च आउंदे उन्हें की उनका राशन देना उन्हें की उनका हक देना अज किन्ने साल लगी है मेरा 6-7 की गल है अज अगर 15 साल होई है 14-15 साल होई है ठीक आख्या तुसें जगदेव जी बिल्कुल ठीक आख्या कि जिले भी कोई कुसे परिवार का राशन कार्ड बनता राशन कार्ड च जिले एक आदमी कटाउंदा था दूआ आदमी राशन कार्ड च दूए का एडजस्ट होंदा था इत्थे की नहीं होंदा है जिले पिछली बारी असें इत्थे दा जुलूस कड्ढिया और अस रियासी तक पैदल गए उसले असें इंदे कन्नै पानी की गल की है बिजली की समस्या की गल की है ठीक है घट होया बद होया लेकिन इयै लीडर आखदे ने कि जिहड़ी भी पार्टी आउंदा ओह आखदा तुसें कि थुआढ़े वोटे दा मुल्ल सारे दा बराबर है कियां बराबर है भाई साढ़े कन्नै नाइंसाफी होई ते अस अज भी पिछले 24 सालें खज्जल होने आ साढ़े बच्चे कुत्थे न कुत्थे भांडे मांजा दे कुत्थे नौकरी करा दे चाहिदी हटी है क्या साढ़े बच्चे आस्तै रोजगार नहीं होई सकदा अस आखने साढ़े जागते तुस डीसी नहीं लाओ भाई साढ़े जागते कि तुस SHO नहीं लाओ लेकिन कुत्ते ना कुत्ते एक पैकेज बनाओगे जेड़ा SPO भर्ती करदे हो ते साढ़े जागते दा 10-20 जेड़े ने साले दे करो वो भी कोई राजी नहीं है कोई चाह पानी पिलाने आस्तै दफ्तर साढ़ा जागत रखो ओहदे से भी कोई पैकेज नहीं है भी अस कियां आख सकने कि हर इंसान दे वोटे दा मुल्ल बराबर है ये गल आखना बखरी है लेकिन जेड़ा प्रैक्टिकल होंदा तां ओले बखरी है इस तो अस कियां आख सकने कि हर वोटे दा मुल्ल बराबर है ते जे दिखिया जा गल तो ठीक है कि जिड्डा मर्जी दिल्ली के अंदर अमीर आदमी या बड़ा कुर्सिया पर बैठे दा वोट तो वही क्या पाई सकदा ते वोट गरीब कोला गरीब आदमी भी क्या पाई सकदा लेकिन जिल्ले अस दिखने कि साढ़े वोटे का मुल्ल कख नहीं होंदा ते बाकी आह्ले वोटे का मुल्ल ते बड़ा होंदा तो इस आस्ते ये बिल्कुल ठीक है कि जेड़ा तुसें थोड़े दिनों बाद जेड़ा दोबारा प्रोग्राम बनाए दा उसी प्रोग्रामे की बिल्कुल बनाओ और जिथे बाकी रनसू वगैरह जिस एरिया थोड़े सारे साथी है ना उन्हें सारे साथियों की बिल्कुल तैयार करो तो समझते कि ओहदे दूए दिन ओहदे पहले दिन ओहदे चौथे दिन जिले भी तुस प्रोग्राम बनाते हो ते असें आने ही लोड़ पौंदी है सारी जरूरत पौंदी है तो तुस चेता करके आवाज मार के तो बिल्कुल अस पुज गए थोड़े कोल और मैं आखना चाहना कि असें इत्थे दा धरना दिल्ली दी पार्लियामेंट तक भी लाए दा जेड़ा पिछली बारी अस इत्थां ट्रेनां भरी है अस ट्रेनां भरी है दिल्ली लेकिन अगर हूं बनाना पे ट्रेनें च नहीं जाना असें पैदल कूच करना ताकि पंजाब वाले भी पता लगे उन्हें भी पता लगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जेडे ख्वाब दोस्ते लोकें गी दस्सा दे वो ख्वाब कदे सच्चाई केड़ी है ते हरियाणा वाले भी पता लगे यूपी चा भी किश एरिया टपदा है हूं अगले असें कूच अगर दोबारा करने दी प्रोग्राम बनाया तो साढ़ा कूच जेड़ा होना इत्थे दा दिल्ली तक सरकार की स्नेहा भेजना चाहने कि अगर साढ़ा लोकें गी अजें भी इंसाफ नहीं मिलिया अज भी असीं हक साढ़ा नहीं मिलिया तो अगला कूच साढ़ा बच्चा बड़ा जड़ा इत्थे दा दिल्ली तक पैदल कूच होना और दिल्ली की पार्लियामेंट तक असें पुजना और उत्थे दिल्ली की पार्लियामेंट तक कूच करिए उत्थे स्नेहा देना कि प्रधानमंत्री जी दिख लो कि साढ़ा लोकें की जड़ा 2019 के बाद बेसिकली जिसलै यूटी का बनया तो उसलै भी मते हारे लीडरें जेह्दे साढ़ा भी नंबर हा कि पाबंदियां लगियां बाहर निकलना मुश्किल होई गेआ 5 अगस्त के बाद फिर उसके बाद कोरोना काल आई है नैक्सट ईयर च और उसदे बाद लगभग असीं 2-2.5 साल का अपने ये बेसिकली जेह्ड़ा तलवाड़ा जेह्ड़े माइग्रेंट्स न ये लोकें आस्तै तलवाड़ा माइग्रेंट्स होई सकदे लेकिन साढ़े आस्तै साढ़े परिवार का एक हिस्सा न तो इन्हें अस जिसलै मुलाकात साल 6 महीने नहीं होया तो असें भी अच्छा नहीं लगता और इन्हें भी लगता कि साढ़ा परिवार का एक साथी नहीं पुज्जा है तो अज इंदे सभनें कन्नै साढ़ी मुलाकात हुई बेसिकली अज कोई पर्पज़ कोई धरना प्रदर्शन का नहीं है एक मुलाकात का हा और केह् समस्या कुत्थै कुत्थै केह् समस्या जी है कुत्थै केह् चला करदी है उन्हें सारें पर चर्चा हुई है तो इहदे च पैह्ला ते हा कि एह् जेह्ड़ा है साढ़ा इहदे च शुरू दा जिसलै अस इंदे कन्नै कॉन्टैक्ट च आए और माइग्रेट होए उस दिनै कोला राइट फ्राम बिगनिंग अस एक गल आखने कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कानून एक है
अगर कोई जम्मू कश्मीर दे लोकें आस्तै कानून बनदा है और ओह्दी इंप्लीमेंटेशन जम्मू आस्तै बक्खरे तरीके कन्नै होंदी है और कश्मीर च बक्खरे तरीके कन्नै होंदी है। फॉर एग्जांपल जेह्ड़े अज माइग्रेंट्स दी गल्ल करचै तां 89 दे बाद जेह्ड़ा 87 दे बाद जेह्ड़ा स्टार्ट होया भी 89 च माइग्रेशन स्टार्ट होई मिलिटेंसी दे बाद, तो उस माइग्रेशन च साढ़े कश्मीर दे लोग भी मजबूर होए अपना घर जेह्ड़ी प्रॉपर्टी अपना घर जेह्ड़ा अपना ज़मीन जायदाद छुड़ियै औने पर मजबूर होए। और इ'यां गै साढ़े जम्मू दा चाहे पुंछ है, चाहे रजौरी है, चाहे किश्तवाड़ है, चाहे डोडा है, चाहे रामबन है, चाहे रियासी है, चाहे उधमपुर है, चाहे कठुआ दे प्हाड़ी क्षेत्र है, उत्थें दा लोकें गी जेह्ड़ा गन सामने आए दा नहीं हत्थ आदमी ओह्दे कन्नै केह् मुकाबला करी सकदा। तो ओह्दी मजबूरी ही कि अपना ओह् प्रॉपर्टी अपनी ज़मीन छुड़ियै कुतै सेफ जगह पर जाना। ते अगर एह् लोग भी उस्सै तरीके कन्नै कश्मीर आंगर आए, लेकिन कश्मीर दे माइग्रेंट्स गी जेह्ड़ा है सरकार ने सारी फैसिलिटीज़ दित्ती, असें अप्रीशिएट करने, असें अच्छा लगदा कि उ'नेंगी दित्ता। लेकिन अगर इक्कै कारण इक्कै वजह कन्नै इक्कै रीज़न कन्नै माइग्रेशन होई है, तो अगर कश्मीर दे माइग्रेंट गी पक्के फ्लैट मिली सकदे न, उं'दे बच्चे गी प्रधानमंत्री जेह्ड़ा है पैकेज स्पेशल नौकरी दा पैकेज मिल सकदा है, चाहे ओह् डॉक्टर दा, चाहे ओह् इंजीनियर दा है, और चाहे क्लास 4 दा है, चाहे टीचर दा है। तो इ'यां गै उ'नेंगी राशन रिलीफ कैश काइंड जेह्ड़ा है एज़ कम्पेयर टू इन्हें माइग्रेंट्स ते डबल मिला करदा है। और अगर इंदी कंपैरिजन करचै इंदा कुतै प्रधानमंत्री पैकेज च इंदा माइग्रेंटें दा मिगी नहीं लगदा कि कोई एक जागत भी अज तक SPO लग्गेआ हुआ है। इंदा कोई भी इन्हें जेह्ड़ा राशन अज तक मिला ते सुप्रीम कोर्ट च जेह्ड़ा प्रोफैसर भीम सिंह जी ने जेह्ड़ा केस फाइट किया और जिहदी वजह कन्नै इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्शन दित्ती और उस डायरैक्शन गी लागू कराने आस्तै भी इन्हें लोकें गी धरने प्रदर्शन करना पेन। तो जानी कि इन्हेंगी राशन भी उंदे बराबर नहीं, लेकिन जेह्ड़ा मिला दा सुप्रीम कोर्ट जाइए और तां भी ओह्दे बराबर नहीं मिला करदा। ओह्दे बाद तुस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की गल करो, उंदे आस्तै स्पैशल मकान बनते और ये मकान जेह्ड़े अनसेफ मकान जेह्ड़े न इंदे जेह्ड़े क्वार्टर न जेह्ड़े उस टाइम दे अज कोला 30 साल अज कोला मेरे ख्याल च 60 साल पहले दे बने दे। तो वो इलेक्शन को क्विट करेगा अगर आने वाले दिनों में उनकी नहीं मानते? नहीं, पिछले काफ़ी सालों से मैं ये कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, पहले भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता में बड़ा फर्क है। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो डिसीजन लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो LG साहब हों, चाहे वो जितेंद्र सिंह साहब हो, चाहे मोदी साहब हों, वो डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन लेने वाले लोग बैठे हुए हैं। मगर आज हमें फिर भी मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि अगर इस बार भी अगर हमारा इशू पहले साल में नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे भारीदार भाई जो हैं वो कभी मानेंगे नहीं जब हम वोट करने जाएंगे। तो वो नेचुरली, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ संविधान पे, भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है। भारत अपना अपना जो मेरी जो अपना ये भारीदार बिरादरी जो हमारी है वो पूरा विश्वास रखती है। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम तो भारत माता की जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। भारत माता और भारत माता जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। हम कोई एंटी नेशनल लोग थोड़ी कोई। मगर भारीदार जो है उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था, शायद वो कोई एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, वैष्णो देवी कितना बड़ा पवित्र स्थल है, उसके हम पुजारी रहे हैं, मेरे पूर्वज वहां पर रहे हैं, हमारे पूर्वज वहां पे रहते थे और माता की आरती वगैरह पूजन वगैरह सब कुछ करते थे। तो आज उन्हीं के परिवारों को मैं उन्हें दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और अपना हक के लिए मांगना पड़ रहा है, हक मांगना पड़ रहा है हमें। तो मैं एक बड़ा शुक्रगुजार हूं, मोदी जी ने वहां पे कहा था और हम बिल्कुल पूरे विश्वास करते हैं मोदी जी की बात पे। अगर मोदी जी ने यहाँ पे उधमपुर में जो स्टेटमेंट जो दी थी, तो मुझे लगता है उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन करें और भागीदारों को उनका हक मिले और परमानेंट सॉल्यूशन, ये बात कही मोदी साहब ने, परमानेंट सॉल्यूशन। और हम यही चाहते हैं कि भागीदारों का जो सॉल्यूशन निकले, परमानेंट सॉल्यूशन निकले, एक ही बार सेटल किया जाए इशू, ताकि। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितेंद्र सिंह साहब से भी, LG साहब से भी, इन इश्यूज को बड़ी जल्दी निपटाना चाहिए, क्योंकि ये लंबे नहीं खींचने चाहिए। लंबे खींचने से नुकसान होता है। खास करके मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को इससे हानि होती है, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो सारे हिंदू हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो सारे हिंदू हैं। अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, अगर हम वहां पे अगर किसी किस्म का भी हल्ला करते हैं, किसी किस्म का भी, ऐसे ही श्राइन जो हमारी है वो उसके ऊपर एलिगेशन लगता है और उस पर बदनामी होती है। मैं चाहता हूं, मेरी द्वारा एक बार फिर आपसे पुरजोर अपील है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस मसले को निपटाए और इस मसले का हल करे, ताकि भागीदार जो हैं उनका नाम जो जुड़ सके, ताकि हम जो
कि जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो एक रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है माता के नाम पे, मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सरकार का, और बहुत दिल की गहराइयों से जो यहाँ पर कमीशन अपॉइंट किया गया था, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये नाम जो दिया है श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं इसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सरकार का भी और जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी। शेर सिंह जी, ये बताइए आज आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं पहले थोड़ा सा उस पर नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा हटके आऊँगा कि पिछले काफ़ी सालों से हमने यहाँ पे स्ट्रगल करी है भारीदार सेवा कमेटी के झंडे तले, और भारीदार सेवा कमेटी रजिस्टर कमेटी है, आज से नहीं, ये 47 से पहले जब जमहूरियत, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से, और तब से ही हमारी जो कमेटी है वो लोगों के लिए, जब यात्री यहाँ पे आते थे उनकी व्यवस्था के लिए काम करती आ रही है। तो उसके तहत ये सेवा कमेटी बारदारान को आज एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने पूछा है कि डिप्टी कमिश्नर ने पूछा हुआ, हमें बुलाया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर रियासी ने कोई एजेंडा नहीं दिया हुआ है, उन्होंने एक नाम की लिस्ट निकाली हुई है जहाँ पे रियासी में जो भी हमारे भारीदार या जो डीडीसी बीडीसी मेंबर्स भी वहाँ पे हैं उनको भी बुलाया है, जो लिस्ट मैंने देखी है। तो वो हम शाम को 4 बजे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, तो ये बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी भारीदार कमेटी जो है, मेरी सहयोगी जो है, हमने सब ने फैसला किया कि कम से कम हमें मिलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो क्या बात होती है ये उन पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से हमें वो ट्रीट करते हैं। मगर रही बात भारीदारों की, आज से नहीं, शुरुआती दौर से जब से हमें वहाँ से निकाला गया है, ये इशू जो है ये मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके समक्ष उठाया था। जितने भी आपके आरएसएस के चीफ रहे हैं, मैं तो नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, जो अभी हैं मैं उनका भी नाम लूँगा, अंग्रेजी के द्वारा या विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, सबसे, और स्टेट के कम से कम गवर्नमेंट जो वहाँ पे 1996 में सरकार बनी थी, 2008 की बात है, 7 की बात है, 1997 की बात है, तो एक बिल आया था असेंबली के अंदर। तो ये स्ट्रगल तब से चल रही थी। आज मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी है कि पिछले दिनों माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उधमपुर के स्पीच में कहा था कि हम परमानेंट इसका हल देखेंगे। मैं जोर देके इस बात को कहूँगा, मुझे पूरा, मेरी बरादरी को, मेरे लोगों को पूरा विश्वास है मोदी जी पे कि मोदी जी ने जो कहा है वो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। और यहाँ के हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमें उन पे भी विश्वास है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे हमें पूरा विश्वास है कि वो इनिशिएटिव लेंगे, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी मुझे लगता है मिसाइल लोगों के होंगे, तो मैं पूरा विश्वास जताता हूँ उनके ऊपर कि वो इसे जरूर इस इशू को सॉल्व करेंगे। और हर ब्लॉक लेवल पर जो है वो अपने एडीडीसी साहिबान या जो बीडीसीसी मेंबर्स हैं सर वो करें। वो मैंने सर ऑल ब्लॉक की तरफ से सर टीम्स आपके टीचर्स आपको हर मोड़ पे खड़े नजर आएंगे। जब भी आप किसी परेशानी में होंगे तो आपके पास आपके टीचर एक ऐसी शेडो है आपके लिए जिससे आप, मतलब कहते हैं ना, लाइफ गाइड, आप जब चाहे उनसे कंसर्न हो सकते हो। तो परेशानियों में भागना नहीं होता, कोशिश की जाए। जी, ये आपने जैसे सही पूछा कि ये डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग थी जो हमारी 27 फेब को जो पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होने वाला है, ये उसकी एक प्रिपरेटरी मीटिंग थी। इसमें हमने कितनी टास्क फोर्स है, कितनी हमारे सेंटर्स हैं, कितने हमारी कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, उसके अंदर हमारे में डिटेल में हमने बात की है। उसके बाद जो हमारे जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनको हम कैसे कवर करेंगे, उसके लिए हमने एक माइक्रो प्लान बनाया है।
तो उन सब चीज़ों को लेके हमने आज डिस्कशन की है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे लगभग जो 1,10,000 का टारगेट है, जिसे हमें 27 को पूरा करना है, उसे हम पूरा कर पाएँ, उस पर आप हमारा मैसेज घर घर तक ले जाएँ। 0 to 5 ईयर्स के बच्चे इसमें कवर्ड हैं। जो डिटेल्स हैं कि कितने चेन पॉइंट्स हैं, कितने इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं, ये आपको CM और डिप्टी CM मैडम बताएंगी। थैंक यू। यहाँ पे जैसे आज हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग की है, जिसको DC साहब जो है, जिसके चेयरमैन है, उन्होंने चेयर किया इसको, और इसमें पूरा डिस्कशन हो गई है कि हम लोगों ने ये कैसे 27 को, आपको पता है कि ये हमारा राउंड चलेगा, पल्स IPPI का राउंड चलेगा, और इसमें आपको पता है कि हम लोगों ने 1,09,000 के करीब जो है वो बच्चों को कवर करना है। तो उसके अलावा जो है हमारे हाउसेज जितने भी हैं वो 1,02,700 के करीब हाउसेज हैं, जिनको हम लोगों ने सेकंड डे पे कवर करना है, फर्स्ट और सेकंड डे में। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है इसको वाइड पब्लिसिटी दें, ताकि किसी तरीके से जो हमारा हर साल की तरह जैसे हम 100% कवरेज करते हैं, इस साल भी, ताकि हमारे जो 5 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने पल्स पोलियो का ये जो मुहिम चलाई है हम दें, ताकि उनको हम लोग ये कवर कर सकें। तो आपको पता है कि 2014 में हमें WHO से स्टेट सर्टिफिकेशन मिल चुका हुआ है इंडिया को कि पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम अभी स्टिल हम लोग दे रहे हैं। ये जो हमारा IPPI का राउंड हम चलाते हैं हर साल, वो इसलिए चलाते हैं ताकि, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पे फिर भी बीच बीच में इक्का दुक्का जो केसेस पोलियो के निकलते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे हम लोग अभी इसका राउंड जो है पल्स पोलियो का हम लोग चलाते हैं। और मेरी एक बार आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको वाइड पब्लिसिटी दें, ताकि हम लोग 100% कवर कर सकें। कितने राउंड होंगे इसका? एक ही राउंड होगा फिलहाल अभी, और एक दिन जो है वो हमारा बूथ एक्टिविटी होगी, फर्स्ट डे 27 फरवरी को, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज़ होंगे वो हाउस टू हाउस एक्टिविटी होगी। अगर कोई छूट जाता है बच्चा, ताकि उसको भी कवर किया जा सके। यस, मैं एम्प्लॉयमेंट अफसर रजौरी। आज डाक बंगला मंजाकोट में हमने यहाँ पे मिशन यूथ के जो इनिशिएटिव्स है, साहित्य है, डेंटल की स्कीम है, स्पारिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, तेजस्विनी है, मुमकिन है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे जो मिशन यूथ का एक आउटरीच प्रोग्राम है जो आज से शुरू हुआ है, 25 फरवरी तक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, AD एम्प्लॉयमेंट और बाकी डिपार्टमेंट के जितने मुलाजमीन हैं जगह जगह ब्लॉकों में पहुँचेंगे और मिशन यूथ के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में आपको आगाह करेंगे। यहाँ पर आज स्पेशल गर्ल्स सेशन हुआ था, जहाँ पे ये मंजाकोट की जो लड़कियाँ आई थी यहाँ पे, इनको हमने बताया मिशन यूथ की क्या इनिशिएटिव्स है। जैसे तेजस्विनी है, इसमें लेडीज़ के लिए स्पेशल है, 5 लाख तक लोन स्कीम है, जिसमें 50,000 की सब्सिडी और इसमें 60,000 रुपये का इंटरेस्ट सब्सिडी है। एक नई स्कीम परसों 8 तारीख जो लॉन्च हुई, स्पारिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें डिस्ट्रिक्ट राजौरी के 10 से 12 केस किए जाएंगे। जो भी इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे, जो भी कुछ इनोवेटिव यूनिट्स खोलना चाहेंगे, जो डेवलपमेंटल हो, एज गुड एज जॉब क्रिएशन टाइप के हों, उनको ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे। और जो बाकी किसी स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेन करदा शख्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, उनको दिए जाएंगे। इस स्कीम में जो केसेस है 25% और रिजर्व फॉर लेडीज़, अगर ये लेडीज़ अप्लाई करना चाहे, बशर्ते कि वो यूनिट इनोवेटिव हो। और तीसरी स्कीम जो डेंटल की है, डेंटल को आपको 8 लाख रुपए की स्कीम में एक डेंटल क्लिनिक सेटअप करना है। 2 डॉक्टर मिलकर एक सेटअप करेंगे, जिसमें उनको 2 लाख रुपए का इंसेंटिव मिशन यूथ देगा, 6 लाख सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। 2 डॉक्टर होने चाहिए इसमें, 2 डेंटल टेक्नीशियन जो क्लिनिक बाज़ाब्ता कायम करेंगे। ऐसे 5 क्लिनिक मिनिमम हमें डिस्ट्रिक्ट राजौरी में कायम करने हैं। अभी तक हमारी जो रिस्पांस मिला है, 24 डेंटल डॉक्टर और डेंटिस्ट का रिस्पांस हमें गूगल लिंक के शेयर मिला, जो हमने लिंक शेयर किया था उसके थ्रू मिला है। और भी लोग आ रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। और चौथी जो साहित्य है, जो 2 लाख रुपए की असिस्टेंस उन लोगों तक है जो लोग मतलब मिलिटेंसी इफेक्टेड है, जो कहीं माइन ब्लास्ट में उनके माता पिता या बहन कोई किसी की डेथ हुई, या 50% डिसेबल हुआ है माइन बाई वर्चू ऑफ दिस, तो इनको भी ये स्कीम लागू हुई। इसमें कोई रिटर्नेबल अमाउंट नहीं है, आपको 1 लाख रुपए पहले इनिशियली दिया जाएगा। 6 महीने के बाद आपका यूनिट चेक किया जाएगा। अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इस यूनिट के साथ, तो आपको दूसरा लाख भी मिलेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको पहले वाला लाख भी रिटर्नेबल अमाउंट है और आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग की जाएगी। इसमें यही है कि शर्त आप यूनिट खोलना ही है। और मैं तमाम इन यूथ को जो यूथ इनिशिएटिव से हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, इन सबको बोलूँगा कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट, उस पर रजिस्ट्रेशन करें। जैक एम्प्लॉयमेंट JKEMPNIC.in पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। इन सारी स्कीमों का लाभ उठाने के लिए आपका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर आप घर बैठे ही रजिस्टर हो सकते हैं, JKEMPNIC.in।
उहदे कन्नै सहयोग किया। अज तुसीं शिड़क बनाई है दौड़ी, ये लगदा कि अज कुछ ग्रां च होआ दा। ये सिर्फ उंदी सोच ही प्रधानमंत्री हुंदी कि ग्राएं तक लोकें तक कुछ पुज्जे। पंचायतां तो पहले भी चलदियां ही, लेकिन वह कोई निक्की नेही 50 फुट गली बनी, ढक्की बना उड़ी। अज शिड़कां पंचायत बना दी, शिड़कां थोड़े सामने थोड़े अपने घरे शिड़क बनी, ये बड्डा होर केह् है। ये उ'ऐ जेह्ड़ा महान हस्ती प्रधानमंत्री होर बैठे दे, ये उंदी सोच ही अज जेह्ड़ी ग्राउंड उप्पर लोकें गी लब्भा दी कि ये आखदे ना त्रै टायर पंचायत BDC DDC अज सब मिलिए ना इसी अग्गे लिया दे। KPCL व पावर ग्रिड से है, उनका स्वागत करता हूं और श्री नितेश्वर कुमार जी को अपना विनम्र विनती करता हूं कि राष्ट्रगान के अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। JKPCL के चेयरमैन श्रीमान RP सिंह जी, श्री नीतीश्वर कुमार जी, श्री मुकेश सिंह जी, श्री अनंत नायल जी जो MD हैं, जगमोहन शर्मा जी, DDC की मेंबर हमारी बहन, BDC के चेयरमैन साहब, PDD पावर ग्रिड और REC के सभी अधिकारीगण, जिला प्रशासन के मौजूद हमारे सभी सहयोगी, देवियों सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, आज यहाँ बजालता में जम्मू पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 20 परियोजनाओं को 5 जिले की जनता को समर्पित करना, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात। आपने देखा है
ये कुल 41 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं तैयार हुई हैं और इनके पूर्ण होने के कारण जम्मू, पुंछ, राजौरी, उधमपुर तथा रियासी जनपद के नागरिकों को पहले से बेहतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। आज ही बजालता रिसीविंग स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है कुछ देर पहले। मैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी साथियों का और पावर ग्रिड के सभी अधिकारियों, सभी इंजीनियर्स, सभी कर्मचारियों को इसके लिए साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। कठिन परिस्थितियों में काम करके पीडीडी नई कामयाबी हासिल कर रही है। किसी क्षेत्र के तेज आर्थिक विकास में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता, ये मैं मानता हूं कि अपरिहार्य आवश्यकता होती है। 2022 अगस्त में मैं आया था और धीरे धीरे जब चीजों को समझना शुरू किया तो ये सच है कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम निश्चित रूप से जर्जर था। राज्य की जो क्षमता है जम्मू कश्मीर की बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, उसका भी पूरी तरह दोहन नहीं किया गया था। सबसे योजनाबद्ध ढंग से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी काम किया जा रहा है और बिजली का उत्पादन भी जम्मू कश्मीर में बढ़े, इसके भी प्रयत्न हुए। ज्यादा ले नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कम वोल्टेज की समस्या से भी लोगों को निजात मिले, इसके लिए नए ट्रांसफार्मर, जन आकांक्षाएं जो हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब पीडीडी अपना काम कर रहा है, जनता के जिम्मे भी कुछ काम है। जो व्यवस्था चल रही है, मुफ्त में बिजली अब लंबे समय तक दी नहीं जा सकती है। मीटरिंग का काम प्रारंभ हुआ है। मैं पत्रकार साथियों से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में ये व्यवस्था हम करने वाले हैं कि जो मीटर्ड एरिया होगी, जहाँ मीटर लगे होंगे, वहां कोई कटौती नहीं, क्योंकि जो पैसा दे उसे बिजली न मिले, मुझे लगता है कि इससे बड़ी विफलता प्रशासन की कुछ हो नहीं सकती। और इसलिए अखबारों में कुछ खबरें आ रही हैं जैसे मीटर लगाने का विरोध। मैं समझता हूं कि अगर बेहतर बिजली लोगों को चाहिए तो इसमें सहयोग करना चाहिए। ये सच है कि समाज में कुछ गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको अलग से सुविधा जो देने की बात होगी उस पर जरूर हम विचार करें। लेकिन एक बार हमारे पास मुकम्मल हिसाब किताब होना चाहिए कि बिजली कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी मिल रही है। बीच में कहाँ गायब हो जा रही है अगर हम नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है कि व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती है। और इसलिए जिस क्वालिटी पावर 24/7 की बात हो रही है, उसको प्राप्त करने के लिए ये काम जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी ने लगभग 12,900 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृत किए। माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें बड़ा ही सक्रिय सहयोग रहा है। मैं भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह जी का भी आभारी, जिन्होंने जब भी हम लोगों ने उनसे सहायता मांगी किसी प्रकार की, तो बिना विलंब किए उन्होंने सहायता प्रदान की। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मोटे तौर पर 3500 मेगावाट की बिजली हम बनाते हैं। 2024 तक 2500 मेगावाट बिजली हम और बनाने लगेंगे। उसके बाद साल डेढ़ साल में और भी 2 परियोजनाएं पूरी होंगी, तो बिजली के मामले में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारी क्षमता ज्यादा है, लेकिन उसका दोहन हम नहीं कर पाए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के 188 सब प्रोजेक्ट्स PMDP में थे, जिसमें 134 पूरे कर लिए गए। जो बाकी बचे हुए 54 हैं, वो भी अंतिम चरण में हैं। और मुझे लगता है कि
फरवरी मार्च अंत तक मुझे लगता है कि मोटे तौर पर वो परियोजनाएं भी पूरी हो जाएंगी। 400 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं, ताकि यहाँ एक दिक्कत थी कश्मीर में ठंड के समय और जम्मू में गर्मी के समय लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी, और कोशिश की जा रही है कि इस तकलीफ से यहाँ के लोगों को मुक्ति मिले। मैं कश्मीर की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, कश्मीर में करूंगा। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 60 मेगावाट क्षमता वृद्धि यहाँ की है, और इस साल मार्च 31 तक मैं उम्मीद करता हूँ कि 200 मेगावाट क्षमता वृद्धि हमारी और हो जाएगी। जो प्रबुद्ध जन हैं, जो अधिकारी हैं, ये सब जानते हैं कि गलगनी में जो ग्रिड सब स्टेशन है जम्मू संभाग का, उसे मदर ग्रिड कहा जाता है, और 400 MVA का जो मुख्य ट्रांसफार्मर वहाँ है 1999 में लगा था। 2007-8 में उसमें समस्या आई, और उसके कारण जम्मू, सांबा, रजौरी तथा पुंछ जिले के अनेक इलाके अंधकार में डूब गए, और उस खराबी के कारण वो पूरी क्षमता से नहीं चलता है। उस पर काम हो रहा है, और मुझे बताया गया है कि 31 मार्च तक वो काम पूरा कर लिया जाएगा। समय पर बिजली का भुगतान और मीटरिंग कम से कम जो क्षमतावान है, जो दे सकती है। आज मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास के कई बहुआयामी क्षेत्रों में काम हुआ है, और मुझे लगता है कि इसी से आगे आत्मनिर्भरता आ सकती है, और उसमें जन सहयोग बड़ा आवश्यक है। और एक बड़ा मशहूर शेर है कि सुबह 9 तुझको मिले, मुझको सिंह रात मिले, अगर खुदा है तो उसे ये गंवारा न होगा, एक सोने में तुले और एक को खैरात मिले। मोटे तौर पर 21 ग्रिड सब स्टेशन का काम पूरा किया गया है, और कोशिश हो रही है कि तेज गति से काम हो। 100 करोड़ रुपए की ये चरणबद्ध है, और सामाजिक न्याय, इसके लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देख सकते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर न्याय दो, न्याय दो, न्याय को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय को न्याय दो, न्याय दो, न्याय को न्याय दो। तेल पाना इस वक्त यहाँ पर है, और यहाँ इस वक्त यहाँ पर है क्योंकि जस्टिस की बात जो है वो की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, प्रदर्शन कर रहा और लोगों को भी शेयर करते हैं। चलो
वारदात होती है एक लवानिया नाम की छात्रा के साथ, उसको बर्बरता से किस प्रकार से उसको जो है हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट करने की कोशिश एक मिशनरी स्कूल द्वारा की जाती है, और जब छात्रा जो थक हार कर सुसाइड उसको अटेम्प्ट करती है और वो बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। परंतु उसके बाद जो तमिलनाडु सरकार की जो भूमिका जो है कि जब न्याय की बात आती है, जब उस बेटी का, उस भारत की बेटी का परिवार जब उसे न्याय की मांग करता है, उस तमिलनाडु सरकार से न्याय की मांग करता है कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, परंतु किस प्रकार से इसका रोल हमारे समक्ष है। और जब उस बेटी के पिता जो है कोर्ट के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की जाए, और जब कोर्ट भी इसकी हामी भर देता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की जाएगी, परंतु उसके बाद तमिलनाडु सरकार उसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करती है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट भी ये हामी भर देता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सीबीआई ही करेगा, परंतु अभी तक जो तमिलनाडु सरकार की जो भूमिका रही है कि कोई कॉपरेशन वहाँ न सीबीआई के साथ किया जा रहा है। और जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज देश भर के अंदर प्रदर्शन करें, जब हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सीएम ऑफिस के बाहर वहाँ प्रदर्शन करती है, तो किस प्रकार से उनके साथ वहाँ बर्बरता की जाती है। विद्यार्थी परिषद के 35 कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु के अंदर आज गिरफ्तार किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया और 14 दिन के लिए उनको रिमांड के अंदर जो है भेजा गया है। आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पूरे देश भर के अंदर मांग कर रही है कि उस जो बच्ची जो लवन्य जो इस भारत की बेटी है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवारजनों को न्याय मिलना चाहिए, और भारत की सरकार को चाहिए कि एक एंटी कन्वर्जन लॉ भारत के अंदर इंप्लीमेंट करे ताकि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर ना हो। सभी साथियों को बुलाया है, मैं इंट्रोडक्शन के लिए एक बार सब मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग मेरे बीच आए, मेरे से मिलने आए। सबसे पहला भी अभी तक बच्चन सिंह जी ने संगठन बनाया है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि अध्यक्ष बनाया उड़ाल सबसे पहले मैं बच्चन चनोदा जी को धन्यवाद कहता हूँ। ये अपनी टीम बना रहे हैं और आने वाले टाइम पे हमारी अच्छी टीम बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे। और ये जो मैंने एक संस्था बनाई है, ये आने वाले टाइम पे हम इसमें हमने इलेक्शन कमिश्नर को भेजा हुआ है। आने वाले टाइम पे ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भेजा हुआ है, और आने टाइम पे हम इसमें इलेक्शन लड़ाएंगे, पहले काउंसलर के और एमएलए के। कहाँ सर इलेक्शन लड़ा सकते हैं आप? नहीं, हम सब जगह लड़ाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। जैसा कि आज हमने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज सिंह जी को हमने जम्मू कश्मीर में आने के लिए बहुत बार कहा, पर हमारी किस्मत से आज वो जम्मू के अंदर जो है वो आ ही गए। और हम सब ने ये सोचा हुआ है कि अपने इस बजरंग वाहिनी दल को कैसे आगे लेके जाएंगे। इसी के साथ हमने जो है श्री गजराज सिंह जी को हमने कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको बतानी थी, जो कि हमारी स्टेट लेवल की थी, हमारी स्टेट बॉडी के लिए थी। आज हम उनके साथ यही डिस्कस करेंगे कि आगे के लिए कैसे काम करें और कैसे बजरंग वाहिनी दल को आगे लेके चलें। ये लेबर सेल के डिस्ट्रिक्ट में मकसूद अहमद बख्शी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेबर सेल अनंतनाग। अली हुसैन, यूथ प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस। नासिर हुसैन, वाइस यूथ प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस। आकिब मुश्ताक, यूथ प्रेसिडेंट रामबन डिस्ट्रिक्ट। साकिब मलिक, यूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रियासी। शाकिर वानी, यूथ प्रेसिडेंट बनिहाल। शहजाद अजीज, जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस। मुजम्मिल यूथ की पूरी कमेटी बनाई जम्मू प्रॉमिस से। हमने अली जी को आज जिम्मेवारी यूथ की दी, जो जम्मू प्रॉमिस का प्रेसिडेंट बनाया, और इन्होंने अपनी कमेटी साथ में पूरी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल वगैरह इन्होंने लॉन्च साथ में की है। बहुत खुशी का टाइम है यहाँ पे कि लोक जनशक्ति पार्टी में आप देख रहे हो कि यूथ बिला जड़ कोई इनमें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि एक यकीन है और भरोसा है इन लोगों को कि लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारे चिराग पासवान जी हैं वो यंग यूथ
यूथ के लिए बहुत कुछ करेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो यूथ बेचारे निराश हुए थे हमारे, जिन लोगों को जो सहारा नहीं मिल रहा था, कोई दुख दर्द उनका कोई सुनने वाला नहीं था, आज लोग जिनकी पार्टी उनकी आवाज़ से आवाज़ बढ़ रही है, उनके कदम से कदम मिला के चल रही है। आप देख रहे थे बढ़ चढ़ के हमारी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लोग अब इनका वेलकम कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से वेलकम करते हैं, अपने लीडरों की तरफ से वेलकम करते हैं। हम इनको यही चाहते हैं कि यूथ को यही कहते हैं कि आप अच्छे राह पे चलिए, अच्छे। आज देखो हमारे गवर्नर साहब ने जो झील का एक जो बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया, आज हमें लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में हमारी जो पहली एक रोशनी की किरण हमें नज़र आई है। हम शुक्रिया थैंक यू करते हैं गवर्नर साहब का कि जो इन्होंने पहला कदम जो जम्मू कश्मीर के लिए भलाई के लिए और दुख दर्द के हमारे सुने तो यहाँ जो इस मुकाम पे पहुँचाया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर में बिजनेस बढ़ने का, जम्मू में खासकर बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। जैसे झील का जहाँ सुना है, पार्क बन रही है यहाँ पे, बड़ा अच्छा एक अच्छी राह मिली हमें। एक हमें भी, हमारा भी दिल खुश हुआ कि हमारे जो जम्मू बेरोजगार यूथ के लिए हमें इतनी टेंशन थी कि हमारा यूथ जो है यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ नौकरियाँ उनकी निकलेगी, यहाँ पोस्टें निकलेंगी, यहाँ रेस्टोरेंट बन रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी बिजनेस निकलेगा। जम्मू के हिंदुस्तान से हर लोग जो जम्मू कश्मीर में देखने आएंगे, एक खुशी का मुकाम था। हमने गवर्नर साहब का थैंक यू करते हैं। और अपने जो यूथ के लोग हैं, हम यही इनसे आशा करते हैं कि आप बिल्कुल बेचिंत रहिए। चिराग पासवान जी हम मार्च में शायद वो आ रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों की आवाज़ सुनेंगे, इन लोगों के दुख दर्द के साथ वो शामिल होने का पूरा वादा हमसे करेंगे, यही आशा रखते हैं उनसे। हम प्रोविंस का बनाया गया हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी सारी यूथ मेरे साथ मिल रही है। हम भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, यूथ को जितना हो सके हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जितनी यूथ हमारे साथ जुड़ रही है, हम यूथ के साथ जुड़ रहे हैं। यस, मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से हमारे डीडीओ श्री क्यूम हुसैन शाह सर हैं, जो प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल देरी लोड हैं, उनकी सरबराही में हमारा स्कूल जो है बड़ा अच्छा फंक्शन कर रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारी जो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी सुपरविजन में हुई हैं। जैसे हमें ऑफिस का यहाँ पे प्रॉब्लम थी, उसकी पीवीसी पैनलिंग उनकी सुपरविज़न में हुई है। आईसीटी लैब जो है उनकी सुपरविज़न में जो है वो बिल्कुल फाइनल होकर तैयार हो गई है। और हमारे कुछ डेस्क वगैरह की प्रॉब्लम थी जो एग्ज़ामिनेशन के लिए बच्चों के लिए कम थे, उनका भी एक अच्छा उन्होंने हमें गाइड करके एक तरीका बताया है उनको रिपेयरिंग का, और भी कहाँ से मैनेज करना है वो आज सर ने हमें यहाँ पे बताया है। एक और चीज़ उनकी जो सुपरविज़न में जो यहाँ पे एक डायर नीड थी फेंसिंग की, इससे पहले भी यहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और फेंसिंग एक डायर नीड थी स्कूल की, जो सर ने बजाते खुद एक पर्सनल पेन लेके यहाँ पे फाइल तैयार करके उसके पूरा प्रॉपर चैनल के तरीके से वो सेक्शन ली है, जिसमें 50,40,000 रुपये जो वो बजट जो है वो सेंक्शन हो चुका है। टेंडरिंग उसकी बाकी है अभी तक। और उसके अलावा एक चीज़ और, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे जो हाल नहीं था और उसके लिए बच्चे जो है एग्ज़ाम में सफ़र होते थे, वो ज़रूरत हमें लगी। डीडीओ सर की से हम इंस्पायर हुए, इन्होंने अपने हाई सेकेंडरी में ऐसे काम किए हैं, उनके कामों को देख के हमारा पूरा स्टाफ जो है वो यहाँ से इंस्पायर हुआ, और हमने भी ये ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसा हाल हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। तो हमने आज सर को यहाँ पे रिक्वेस्ट करके एक मीटिंग रखी, जिसमें डीडीओ सर खुद आए और यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन कुछ आए, सरपंच भी आए, और पूरे स्टाफ की तरफ से भी ये कंट्रीब्यूशन करने का उसमें जो है वो सब ने ख्वाहिश जाहिर की है, और सिटीजन्स ने भी उनकी इस पॉइंट ऑफ व्यू को, एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है वो बनाने के तरीके को बड़ा सराहा है, अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने एक अपना विज़न रखा है कि एग्ज़ाम से पहले हमारा ये हॉल जो है वो तैयार हो जाए। सब ने यही आश्वासन दिया है कि हम इस पर पूरा तावन करेंगे जितना हो सकता है। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी सर की गाइडेंस में बताया कि एक ग्रुप क्रिएट करो कि यहाँ के जितने भी अलुमनाई हैं उनसे जो है वो वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आज सर ने एक मैसेज दिया है, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, मुझे उम्मीद है सबकी तरफ से बड़ा एक अच्छा रिस्पांस आ गया। हम इस अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं अपने इस मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुजार